नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आप से इस्तीफा देने का ऐलान किया। राघव चड्ढा सहित 2 और सांसद बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ही संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि हमने फैसला किया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हम 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए बीजेपी में विलय कर लेंगे। सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांत मूल्यों और मूल्य सिद्धांतों से भटक गई है और अब ये पार्टी राष्ट्र के हित में नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के लिए काम करती है। पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ, इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूँ और जनता के करीब आ रहा हूँ। जी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं जी। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो इस खबर को देखते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। रमेश जी, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। देखिए अनीता, एक बात तो शुरू से कहते आया हूँ, आम आदमी पार्टी में जो ये झुंड था ये मौका परस्त लोगों का था और यूं कहें कि आम आदमी पार्टी इन लोगों के लिए एक इंटर्नशिप करने का एक जरिया माध्यम था कि भैया अपना इंटर्नशिप पूरी करें, उसके बाद में दूसरे दलों में, दूसरे पार्टियों में किनारा कर जाएं और ज्वाइन हो जाएं। अगर आप संस्थापक सदस्यों की अगर बात करें तो चाहे उसमें किरण बेदी हो जाए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यपाल बनाई गई, वीके सिंह हो जाए, केंद्रीय मंत्री रहे और गाजियाबाद से सांसद भी रहे, तो ऐसे लंबी फहरिस्त है। ये सारे आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे थे। अब रही सही कसर जो है वो राघव चड्ढा ने निकाल दी। अपने साथ तकरीबन जो राज्यसभा में पूरी पार्टी ही उन्होंने विलय कर दी आज भारतीय जनता पार्टी में। तो कुल मिला के ये जो पूरा कुनबा था ये मौका परस्त था और एक पार्टी विचारहीन पार्टी है जो शुरू से मैं कहता आया था, क्योंकि इसमें कोई नैतिकता वाली बात नहीं है और ना ही इनकी एक कोई आइडियोलॉजी है और जिसपे ये लोग स्टैंड रहते हैं। बिल्कुल ये आरोप लगाते हैं कि मुझे इसने वो कह दिया, केजरीवाल वन मैन आर्मी की तरफ काम करते हैं। ये हर पार्टी में होता है, लेकिन थोड़ा ये देखना चाहिए जिस पार्टी ने आपको राज्यसभा दिया, मतलब जमीन से उठा के आपको संसद तक बैठाला, उससे पहले तक आपकी व्यूअरशिप कुछ नहीं थी, आप प्रचलित हुए, आप एक प्रसिद्ध अभिनेत्री से शादी आपने करी, दुनिया ने, देश दुनिया में आप पहचाने गए, जाने गए, उसके बाद अचानक आप पाला बदल रहे, दूसरे पार्टी में जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है और आने वाले समय में इसके परिणाम क्या होंगे वो तो देखने वाला रहेगा। बिल्कुल। ऐसे में रमेश जी, केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच की जो दूरियां हैं उस समय आई थी जब केजरीवाल जेल में थे, उस समय ये लंदन घूमने चले गए थे और उसके बाद से ये दूरियां धीरे धीरे जो अब निकलकर सामने आई है। देखो ये तकरीबन 1 साल से ये चीजें चल रही थी, मीडिया की नजरों में थी और स्वयं आम आदमी पार्टी इनके कार्यकलापों पे, इनकी एक्टिविटीज पे ध्यान दे रही थी। जब आम आदमी पार्टी की ये कहें कि पूरी कैबिनेट बिहार चली गई थी, जिसमें संजय सिंह जी थे, केजरीवाल साहब थे और उससे पहले सिसोदिया जी पहले ही थे, सत्येंद्र जी पहले ही थे, तो तब भी इन्होंने कोई ट्वीट नहीं करा, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की और ना ही
भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार के ऊपर उन्होंने कोई कटाक्ष करा। बिल्कुल। इवन जब केजरीवाल साहब जेल से छूटते हैं तब भी उनको रिसीव करने नहीं जाते हैं, उनसे कोई बात नहीं करते हैं और पार्टी की मीटिंगों से दूर रहते थे। तो ये पार्टी समझ गई थी कि जो राघव चड्ढा का अगला कदम क्या हो सकता था। पार्टी पहले ही भाग गई थी, लेकिन आने वाला समय मुझे लगता है आज की तारीख 24 है, वो डेट मुकर्रर थी कि राघव चड्ढा अपने साथियों के साथ में लेके शिफ्ट कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, वो उन्होंने कर दिया। बिल्कुल। ऐसे में जैसे अभी आपने कहा सर कि इंटर्नशिप करने की बात थी, तो 15 साल राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 15 साल मैंने अपनी जवानी के पार्टी को दिए हैं और अब सारी चीजें होने के बाद अब वो आम आदमी पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रही है बल्कि निजी लाभ के लिए काम कर रही है। देखिए, इंटर्नशिप की अनीता मैंने इसलिए बात करी आपसे क्योंकि राजनीति में टकैरा सीखने के लिए, ABCD सीखने के लिए कोई 1 साल 2 साल की जरूरत नहीं होती है। वहां आपको एक लंबा समय बिताना पड़ता है जिसमें 10, 15, 20 साल। अब आप कोई भी देखिएगा, कोई अगर विधायक बनता है या फिर कोई सांसद या मंत्री बनता है तो उसके पीछे एक लंबा कैरियर उनका होता है राजनीतिक अनुभव का। कोई 30 साल के बाद पहुंचता है, कोई 25 साल के बाद पहुंचता है। हाँ, वो अलग अब बात हो सकता है वो केस कि भाई किसी को विरासत में मिली हो, जैसे लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव को भाई 25 साल में जैसे ही वो थोड़े से पॉलिटिकल के जानकार हुए, टिकट मिल गया, गट से उठा के विधानसभा राज्यसभा कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के साथ में था। तो अब इस लिहाज से अगर देखा जाए, राघव चड्ढा को कोई गॉडफादर तो था नहीं भारतीय इसमें राजनीति में। उन्होंने खुद से कुआं खोदा और खुद से पानी पिया उन्होंने। तो जब वो 15-16 साल की जब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, इतना वक्त तो आपको राजनीति में बिताना ही पड़ेगा, और वो भी तुक्का। जरूरी नहीं कि 15-20 साल बिताने के बाद कोई पार्टी आपको राज्यसभा तक भेज दे, बिल्कुल, चुनाव भी लड़ा दे। भाई, आप विधायक भी रह चुके हो और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हो और पार्टी में आप मुख्य प्रवक्ता भी रह चुके हो और हर बड़ी मीटिंग्स वगैरह में आपको तवज्जो दी जाती थी। और आपकी एंट्री ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के किसी नेताओं के पास तक थी, सीधे आपकी एंट्री केजरीवाल के बेडरूम तक थी। आपको कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। जब आपको इतना सब कुछ मिला, उसके एंड आखिरी दिन आपने कह दिया कि पार्टी गंदी थी, पार्टी गलत थी, वो व्यक्ति गंदा था। तो ये तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। कल को भारतीय जनता पार्टी अगर आप छोड़ के चले गए, उनके लिए भी आप यही बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है रमेश जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों की बगावत के बाद से तीखी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का घटिया खेल है। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का षड्यंत्र का खेल शुरू हो गया है। संजय सिंह ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपने भगवंत मान के कार्यों को रोकने का जो काम किया, उसके लिए आपको पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। आज पंजाब जैसी अच्छी सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। प्रशासनिक षड्यंत्र का दुरुपयोग करके ऑपरेशन लोटस का तंत्र चलाया जा रहा है। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है,
उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में कल पहले चरण में भारी मतदान हुआ। चुनाव के पहले चरण में किसी की भी जान नहीं गई और ये सुनिश्चित करने के लिए मैं निर्वाचित आयोग और सुरक्षा बलों को धन्यवाद देता हूं। मैं बंगाल के उन सभी मतदाताओं को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहले चरण में अपने मत डाले। अपनों डर से विश्वास तक की यात्रा की शुरुआत इतनी सफलतापूर्वक की है और दूसरे चरण के मतदान भी डर से विश्वास तक की इस यात्रा को जारी रखेंगे। अमित शाह ने कहा है कि पहले चरण में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है और इसका मुझे फीडबैक मिला है। अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी पहले चरण में 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण को मिलाकर हम बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। भय जाने वाला है, भरोसा आने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में चुनाव जीतने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बीजेपी बंगाल का सीएम उसी को बनाएगी जो बंगाल में जन्म लिया होगा, बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाल के लिए ही काम करने वाला होगा। शाह ने कहा है कि बंगाल में इस बार टीएमसी की सरकार नहीं बनने वाली है। ममता के भतीजे कभी बंगाल के सीएम नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि टीएमसी का सत्ता से बाहर जाना तय है। बीजेपी बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। हमारे पास जो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुगली नदी में नाव की सवारी की और इस दौरान पीएम मोदी ने खुद से ही फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में वो हाथ में कैमरा लिए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत की। हुगली में नाव की सवारी करने वाले नाविक को 1000 रुपए भी दिए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाव की सवारी वाली तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है और ये कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इससे पहले पीएम 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान एक रास्ते में दुकान पर रुके और झालमुड़ी भी खाई थी। पीएम मोदी ने कोलकाता के हुगली घाट में नाव की सवारी के बाद से नाविक गौरवो विश्वा के गले लगाया और 1000 रुपए भी दिए। पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करके लिखा है कि कल शाम हावड़ा से कोलकाता तक लंबे रोड शो के दौरान हावड़ा ब्रिज पर था और आज सुबह उसे हुगली नदी से देखा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर बड़ी घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त
व्यापार समझौते पर सोमवार यानी कि 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत औपचारिक रूप से 16 मार्च 2025 को शुरू हुई थी और यह औपचारिक शुरुआत जो है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री के बीच एक अहम बैठक के दौरान हुई थी। भारत और न्यूजीलैंड ने पिछले साल दिसंबर को व्यापार वार्ताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और ये 2020 के बाद से भारत का 7वां व्यापार समझौता है। भारत ने अब तक श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरिशस के साथ मुफ्त व्यापार समझौते किए हैं और इसके अलावा भारत ने 10 देशों के सामूहिक आसियाना और साथ ही 4 यूरोपियन देशों के समूह पर भी बातचीत की है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर बीजेपी पहले से ही तय कर देती कि उनका मुख्यमंत्री होगा तो ये एक दिन का सत्र की जरूरत ही नहीं होती। जेडीयू नारा लगाती है कि 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, और हम जानते थे कि ऐसा नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश को फिनिश कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने सीएम को सिलेक्टेड सीएम ना हटाने और तंज भी कसा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि ये लालू जी के पाठशाला के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में यह 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार, इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। तो वहीं बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान जब सदन में सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे थे तो वो आरजेडी पर भी बरसे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारा पाठशाला यही बपौती से बाहर निकलिए और ये सत्ता किसी की बपौती नहीं है। लालू यादव ने मुझे जेल में डाला और मुझे 22 परिवारों के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा है। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो क्या लालू यादव मुख्यमंत्री होते? नीतीश कुमार ने ही लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था और कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा है कि मेरी राजनीति में अगर लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए। लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला यही बपौती से बाहर निकलिए, किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया, कहां से गलतफहमी हो गई आपको? अरे मेरी तो राजनीति उत्पत्ति हुई है, मैं बता रहा हूं इस सदन के अंदर। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए।
1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या? लालू जी को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। यहां बैठे वरिष्ठ साथी, इन लोगों से मिलिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई किसी के पाठशाला से नहीं होता है। मैं तो कहा कि मेरी राजनीति में लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, नहीं तो जेल नहीं जाता, ना इस राजनीति में आता, मैं तो दूसरे रास्ते में चला जाता। इसलिए कोई गलतफहमी में मत रहिए, लोग को चिंता रहती है। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भोई पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद से रिंकी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और इसके बाद से अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पवन खेड़ा के वकील ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दलील दी कि कांग्रेस नेता के देश से भागने का कोई भी खतरा नहीं है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये याचिका असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने खेड़ा के खिलाफ दायर की गई थी, क्योंकि कांग्रेस नेता ने उन पर आरोप लगाया था कि उनके पास कोई पासपोर्ट है और ऐसे में कई पासपोर्ट होने का दावा किया था पवन खेड़ा ने। और न्यायमूर्ति पार्थिव ज्योति की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की 3 घंटे से ज्यादा समय तक सुनने के बाद से अपने आदेश सुरक्षित रख लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पवन खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कांग्रेस नेता के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की टिप्पणी खास करके राज्य में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राजनीतिक बदलाव की भावना को और भी इशारा करती है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रेड एंड टैक्स विभाग से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। ऐसे में 8 अप्रैल को विभाग के दौरे के दौरान सामने आई अनियमितताओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश पर व्यापक स्तर पर तबादले कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इससे सख्त कदम के तहत 3 असिस्टेंट कमिश्नर सहित कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया है, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे। और इसके साथ ही लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। सीएम ममता ने 8 अप्रैल को विभाग के अपने दौरे के दौरान गंभीर अनियमितताएं देखी थी, जो बड़े पैमाने पर तबादले का आधार बनी है। बयान में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई के तहत 3 सहायक आयुक्त सहित कुल 162 अधिकारी और कर्मचारियों को तबादले कर दिए गए हैं, जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात थे। वहीं 1984 सिख विरोधी दंगों में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को अभी जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग और बीमार पत्नी से मिलने के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। अपनी याचिका में सज्जन कुमार का कहना है कि वो 7 साल से भी ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में बंद है और उनकी पत्नी की सेहत बहुत ही खराब है और इसी बीच वो एक बार फिर से अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सज्जन कुमार की अपील पर हम जुलाई में सुनवाई करेंगे। बता दें कि सज्जन कुमार कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और उन्होंने 1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं दिल्ली के करोल बाग में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर कालका दास चौक पर कई राउंड लगातार फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते ये गोलियां चली हैं। फिलहाल जिसको गोली लगी है उसके पास के आरएमएल ने भर्ती कराया गया है और ऐसे में करीब 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर क्राइम टीम करोल बाग थाने की पुलिस पहुंची हुई है और ऐसे में 3:55 पर लेडी हैंडिंग अस्पताल में एमएलसी कॉल मिली थी, जिसके बाद से रोहित के बारे में बताया गया है, जिसे गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वहीं ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज की तनातनी लगातार जारी है। तनाव को देखते हुए लग रहा है कि ईरान अमेरिका में एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है और इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। भारतीय दूतावास ने ईरान को यात्रा न करने की चेतावनी दी है और दूतावास ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके साझा की है। हालांकि भारत ने ईरान के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दिए, लेकिन क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए भारतीयों को तेहरान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की यात्रा से बचने के लिए एक नई सलाह जारी की है और अपने देश में मौजूदा लोगों से जल्द निर्धारित भूमि सीमा चौकियों के माध्यम से देश छोड़ने का आग्रह किया है। एक्स पर एक पोस्ट में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने 23 अप्रैल को एक नई जानकारी सलाह दी है, जिसमें भारतीय नागरिकों में क्षेत्रीय तनाव और परिचालन संबंधित अनिश्चितताओं के मद्देनजर ईरान की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।